हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथियां क्या होती हैं और इनमें क्या अंतर होता है। चाहे हम एकेडमिक एजुकेशन से जुड़े हों या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से अक्सर कोई ना कोई सवाल अवश्य पूछ लिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं मुख्य रूप से। इस प्रकार से हम इन ग्रंथियों को मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियां, दूसरे नंबर पर बाह्यस्रावी ग्रंथियां, और सबसे अंत में मिश्रित ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां, इन 3 भागों में हम इनको बांट सकते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियों को एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं और मिश्रित ग्रंथियों को मिक्स्ड ग्लैंड्स कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अब एक एक करके हम इनकी बात करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां, डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि इनके द्वारा निकलने वाले रासायनिक पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए या टारगेट ऑर्गन तक ले जाने के लिए किसी भी प्रकार की नलिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए इसको नलिका विहीन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इनके द्वारा जो रासायनिक पदार्थ निकलता है, उन रासायनिक पदार्थों को नलिकाओं की सहायता के बगैर या बिना नलिकाओं के सीधे रुधिर के अंदर छोड़ दिया जाता है, सीधे रुधिर में, सीधे रुधिर के अंदर ही इन रासायनिक पदार्थों को छोड़ दिया जाता है। इसीलिए इनका नाम अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंत है यानी अंदर, सीधे रुधिर के अंदर छोड़ दिया जाता है, इसलिए इसको अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, उन रासायनिक पदार्थों को हार्मोन नाम दिया जाता है, उन रासायनिक पदार्थों को हार्मोन नाम दिया जाता है। कुछ उदाहरण यदि हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के देखने चाहें, हालांकि बहुत सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, हमारे जो आने वाले वीडियोज होंगे वो मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर ही बेस्ड होंगे। अलग अलग अंतःस्रावी ग्रंथि, उससे निकलने वाले अलग अलग हार्मोन, उन हार्मोनों के कार्य, उनकी कमी से होने वाले रोग, ये सारा चैप्टर हमारा आगे चलेगा विस्तार से। लेकिन यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम 3-4 ग्रंथियों के नाम लिख देते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम जिस ग्रंथि का नाम लिख रहे हैं उसका नाम है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसके अलावा थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि, इस प्रकार और भी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। नीचे की तरफ और भी उदाहरण लिखे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर 3 ग्रंथियां लिखी है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये नलिका युक्त होती हैं, जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं ये नलिका युक्त होते हैं, यानी कि इनसे निकलने वाले रासायनिक पदार्थ को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए नलिकाओं की आवश्यकता पड़ती है, या नलिकाओं की सहायता से टारगेट ऑर्गन तक इनके द्वारा स्रावित पदार्थ पहुंचाया जाता है। इसीलिए इनको बाह्यस्रावी ग्रंथियां भी कहा जाता है, क्योंकि जब इनके द्वारा कोई रासायनिक पदार्थ स्रावित होता है तो उसको नलिकाओं की सहायता से किसी न किसी अंग के बाहर या किसी न किसी अंग के ऊपर छोड़ा जाता है, इसीलिए इसको हम बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियों की यदि आप उदाहरण देखें कि बाह्यस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, तो स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, इंग्लिश में इसको हम स्वेट ग्लैंड्स भी कहते हैं, यानी पसीने वाली ग्रंथियां। हमारे शरीर में जो पसीने वाली ग्रंथियां हैं वो नलिकाकार संरचनाओं की सहायता से उनसे निकलने वाला पदार्थ, जिसको हम पसीना कहते हैं, वो त्वचा के ऊपर या त्वचा के बाहर छोड़ दिया जाता है, इसलिए स्वेद ग्रंथियां एक प्रकार से बाह्यस्रावी ग्रंथियों का उदाहरण है। इसी के साथ इसके जैसी दूसरी ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं अश्रु ग्रंथि,
टीयर ग्लैंड्स, यानी कि हमारी आंखों में जो जो अश्रु आते हैं, जो आंसू आते हैं, वो आंसू अश्रु ग्रंथियों से निकलते हैं और उन ग्रंथियों से नलिकाकार संरचनाओं की सहायता से वो आंसू हमारे नेत्र तक पहुंचाए जाते हैं। तो इस प्रकार से श्वेत ग्रंथि हुई, अश्रु ग्रंथि हुई। कानों के अंदर जो सिरुमिन निकलता है, वो सिरुमिन भी एक प्रकार की ग्रंथियों से निकलता है, सिरुमिनस ग्लैंड उसको बोलते हैं। वो सिरुमिनस ग्लैंड भी इस प्रकार से बाह्य स्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि, इनके अंदर मूल अंतर यह है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिकावेन ग्रंथियां होती हैं और इनसे निकलने वाला रासायनिक पदार्थ सीधे ही रुधिर के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर छोड़ दिया जाता है, इसलिए इसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जबकि बाह्य स्रावी ग्रंथियों को नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं और उनके द्वारा निकलने वाला रासायनिक पदार्थ किसी न किसी टारगेट ऑर्गन के बाहर छोड़ा जाता है, इसलिए इसका नाम बाह्य स्रावी है। अगली जो ग्रंथि है हमारे सामने, उसका नाम है मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड। उसके नाम से स्पष्ट है कि उसका नाम मिश्रित ग्रंथि क्यों है। मिश्रित इसलिए है क्योंकि उसके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों में मिश्रित लक्षण उसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम मिश्रित ग्रंथि है। यानी कि इसके अंदर अंतःस्रावी प्लस बाह्य स्रावी, अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों ग्रंथियों के गुण पाए जाते हैं, दोनों ग्रंथियों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। इसका एक उदाहरण हमारे पीछे की वीडियोस में हम बता चुके हैं। जब हमने पाचन तंत्र पढ़ा था उस समय अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियाज जिसको कहते हैं, जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो मिश्रित ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कैसे है, इसका एक हिस्सा बाह्य स्रावी और एक हिस्सा अंतःस्रावी कौन सा है, अगर वो हम देखें तो जो अग्नाशय ग्रंथि है, इस ग्रंथि के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक प्रकार की कोशिका का नाम है अल्फा सेल्स या अल्फा कोशिकाएं, दूसरी प्रकार की कोशिकाएं हैं बीटा सेल्स या बीटा कोशिकाएं। इनमें से जो अल्फा सेल्स हैं ये बाह्य स्रावी प्रकार की होती हैं। इनमें से जो अल्फा सेल्स हैं ये बाह्य स्रावी प्रकृति की होती है। इसमें से जो बीटा सेल्स हैं ये बीटा सेल्स अंतःस्रावी प्रकृति की होती है। देखिए इन बीटा सेल्स के अंदर भी लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं पाई जाती है, लैंगरहैंस आइलैंड सेल्स जिसको बोलते हैं, लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं। ये लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं अंतःस्रावी प्रवृत्ति की होती हैं और इन इन लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाओं से एक विशेष प्रकार का हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। इनसे जो निकलने वाला हार्मोन है उसका क्या नाम है, इंसुलिन। लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं अंतःस्रावी होती हैं, यानी कि इनसे निकलने वाला ये जो हार्मोन है इंसुलिन सीधा का सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचा दिया जाता है, किसी भी प्रकार की नलिकाएं नहीं पाई जाती। दूसरी तरफ जो अल्फा कोशिकाएं हैं, अल्फा कोशिकाओं से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन या ग्लूकागोन कुछ भी कह दीजिए, इससे जो हार्मोन निकलता है उसका क्या नाम है, ग्लूकागोन। और अल्फा कोशिकाएं क्योंकि बाह्य स्रावी प्रकृति की हैं, अर्थात इसके अंदर नलिकायुक्त संरचनाएं पाई जाएंगी, वो नलिकाकार संरचनाओं से होते हुए ये ग्लूकागोन हार्मोन हमारे भोजन के ऊपर या आहार नाल के अंदर पहुंचा दिया जाता है। और ये जो ग्लूकागोन होता है इसका काम होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलना। मनुष्यों के अंदर या जंतुओं के अंदर जो सिंचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में सिंचित रहता है। उस आवश्यकता पड़ने पर उस ग्लाइकोजन को यदि ग्लूकोज में बदलना हो तो उसके लिए ग्लूकागोन हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी तरफ जो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन का काम होता है शरीर के अंदर जो अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा है उसको ग्लाइकोजन में बदलना। एक दूसरे के विपरीत, कॉन्ट्रेरी काम है इनका, एंटागोनिस्टिक होते हैं प्रकृति में। तो इंसुलिन का काम अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदलने का होता है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो फिर आएंगे नाम, जब हम अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे उसमें अग्नाशय ग्रंथि आएगी, तो दोबारा बता देते हैं। एक बार सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए, ग्रंथियों का हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं सिर्फ बताने के लिए कि अग्नाशय ग्रंथि में अल्फा कोशिका और बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा कोशिकाएं बाह्य स्रावी प्रवृत्ति की होती हैं, उनसे निकलने वाले हार्मोन को ग्लूकागोन कहते हैं। ग्लूकागोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। यहाँ लिख सकते हैं आप कहो तो, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम जो है ग्लूकागोन करता है और इंसुलिन का काम जस्ट उल्टा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोज में बदलने का काम है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही साधारण तरीके से
और सरल भाषा में हमने आज समझने का प्रयास किया है कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है, मिक्स ग्रंथि क्या होती है। तो भविष्य में अगर कोई इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम उसका उत्तर दे सकते हैं। और आने वाले जो हमारे वीडियो होंगे वो मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर आधारित होंगे। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में कौन कौन सी हैं, उन ग्रंथियों से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोनों के क्या क्या कार्य हैं, और उन हार्मोनों के अभाव में हमारे शरीर में किस प्रकार की एबनॉर्मेलिटी या किस प्रकार का रोग उत्पन्न हो सकता है और उससे बचाव का क्या तरीका है। तो आने वाले वीडियोस हमारे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे और हमारे वीडियो इसी प्रकार देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।